नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलने वाले हैं। ये मैं आपको सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि मेरे वीडियो में आपको जो टॉपिक मिलेंगे और जो मेरा कंटेंट मिलेगा, ये आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। आप सर्च करके देख लीजिएगा। इवन आपको मेरे द्वारा बोली गई जानकारी चैट जीपीटी वे भी नहीं मिलेगी। उसकी वजह मैं आपको बता दूं। उसकी वजह यह है कि मैं वेद और उपनिषद के साइंटिफिक पार्ट को देखता हूं। मेरा दृष्टिकोण है कि मैं वेद उपनिषद को ऐसे मंत्र के तौर पर नहीं लेता हूं। मैं उस भाव को लेने की कोशिश करता हूं जिस भाव को लेकर के वो उपनिषद का निर्माण किया गया है। सबसे जरूरी भाव होता है, किस भाव से वो पुस्तक लिखी गई है, किस भाव से ऋषि कौन से भाव को बताना चाहता है अपने शिष्य को। यदि वेद उपनिषद में जो टेक्नोलॉजी यूज करी गई है वो अब हमारे पास आज भी नहीं है। हजारों साल बाद जो चीजें होंगी, जो टेक्नोलॉजी होगी, उसको कैसे वो उस समय एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये भाव देखिए आप उनका। साइंस है। आज हम बात करेंगे वायरस पे। वायरस हमें नहीं दिखता, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से हम उसको देखते हैं, बहुत छोटा है। चीजें जब स्थूल होती हैं, जब बड़ी होती हैं, उनकी चेतना छोटी होती है। चीजें जब छोटी होती हैं, सूक्ष्म होती हैं, उनकी चेतना बहुत स्ट्रांग होती है। आपकी चेतना से हजारों गुना ज्यादा स्ट्रांग चेतना बैक्टीरिया और वायरस की है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात वैज्ञानिक कहते हैं। अरे वैज्ञानिक क्या कहते हैं, देखिए। वैज्ञानिक कहते हैं कि वो हमारे सेल्स में एंट्री कर जाता है, हमारे सेल्स के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। अरे हम खुद अभी तक अपने सेल्स को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। हम वायरस को नहीं समझ पाए ठीक से। आप देखिए, हम अपने सेल्स को नहीं समझ पाए। हम ये आज तक ये नहीं जान पाए कि हमारे सेल्स में चेतना कहां से आती है। वो सजीवता जो होती है, वो सजीवता हमारे सेल्स में आती कहां से है। ऊर्जा तो माइटोकॉन्ड्रिया से आ गई। ये चेतना कहां से आई हमारी सेल्स में। हमारे डीएनए और आरएनए को भी हम पूरी तरीके से उतना अच्छा नहीं समझ पाए। हम नहीं समझ पाए अपने सेल्स को, लेकिन वो वायरस हमारे सेल्स को बहुत अच्छे से जानता है, एंट्री कर जाता है, उसको चेंज कर देता है। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि वैज्ञानिक कहते हैं कि जब वो सेल्स में एंट्री करता है तो वो सजीव हो जाता है, और जब वो सेल से बाहर रहता है, एंट्री नहीं करता, तो वो निर्जीव होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। आप भी तो इनएक्टिव फॉर्म में होते हो। आपने महसूस किया कब? जब आप सुसुप्ति अवस्था में होते हो। इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलें, जब आप डीप स्लीप करते हो तो आप भी इनएक्टिव फॉर्म में होते हो, लेकिन आपकी बॉडी इनएक्टिव फॉर्म में होती है, आपकी इंटेलिजेंस एक्टिव फॉर्म में होती है। असल में जब आप सुसुप्ति अवस्था में होते हो, आपका जो ब्रेन होता है वो अपडेट हो रहा होता है। अपडेट हो रहा होता है, अपने को अपडेट कर रहा होता है। वो अपडेट क्यों करता है और किस प्रोसेस से वो अपने को अपडेट करता है, इसका भी वर्णन उपनिषद में दिया हुआ है। कभी उसका समय आएगा तो मैं आपको उसकी वीडियो बना के दूंगा। अभी वो समय नहीं है कि मैं आपको वो बात बताऊं। खैर छोड़िए। अभी मैं बात कर रहा था वायरस की, कि वो अपने को अपडेट करता है। जब वो इनएक्टिव होता है, जब वो निर्जीव होता है, तो एक्चुअली में उसकी चेतना अपने को उसके इंटेलिजेंस को अपडेट कर रही होती है। अपडेट हो करके जब वो पेनिट्रेट होता है आपके सेल्स में, वो चेंज हो चुका होता है और कोविड करता है, कोविड देता है आपको। करोड़ों इंसान मर जाते हैं। कौन इंटेलिजेंस हुआ, कौन इंटेलिजेंट हुआ, किसकी इंटेलिजेंस ज्यादा बड़ी हुई, हमारी की वायरस की? अपडेट होके आया, करोड़ों को ले गया, और हम उसकी वैक्सीन बना रहे हैं। देखिए, मैं बताता हूं। हमारी जो बॉडी है वो ट्रिलियंस, खरबों सेल से मिलकर के बनती है। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये वैज्ञानिक कहते हैं कि जो सेल्स होती है इसमें अपनी खुद की इंटेलिजेंस होती है, अपनी खुद की बौद्धिक क्षमता होती है। तो आप सोचिए कि आप एक इंसान के तौर पे एक इंटेलिजेंस रखते हैं अपने पास, कि मेरा नाम ये है, मेरा परिवार ये है, मेरा समाज ये, मेरी जाति ये, मेरा धर्म ये, मेरा संप्रदाय ये, सब कुछ आपको पता है। यानी एक इंटेलिजेंस ही तो है आपके पास कि आप सब कुछ जानते हैं अपने बारे में। इतनी सारी इंटेलिजेंस आपकी इंटेलिजेंस के अंदर में काम कर रही है, उसके अंदर काम कर रही है, उसके लिए काम कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो अलग अलग क्यों नहीं हो जाते हैं, बिखर जाए? ये बिखराव क्यों नहीं हो पाता है? ये कौन बांधे हुए है?
मैंने आपको बताया था सीढ़ी, ऊर्जा के, प्राण ऊर्जा के जो स्टेप होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इंसान हैं, तो हमारा एक प्राण ऊर्जा का आयाम है, और उस आयाम में हम मनुष्य के तौर पे मनुष्य को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, वो ज्ञानेंद्रियां जब फीलिंग बनाती हैं, किसी बाहरी ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करके हमारी ज्ञानेंद्रियां फीलिंग बनाती है। हमारी बॉडी की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इतनी ही है। और ये जो भोजन, पानी और श्वास हम लेते हैं, ये हम अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, इसको स्टेबल करने के लिए हम इसको कैरी करते हैं, क्योंकि बुद्धि को इस बॉडी की जरूरत है। और बुद्धि को इस बॉडी की जरूरत इसलिए है क्योंकि इस बॉडी के माध्यम से, इस बॉडी में जो ज्ञानेंद्रियां फिट हैं, उनके माध्यम से वो बाहर के भौतिक चीजों से इंटरेक्ट करके फीलिंग का निर्माण करती है बुद्धि। ये फीलिंग का निर्माण ऊपर किसी चेतना को भेजा जाता है, जिस चेतना को ये पता है कि ये फिजिकल बॉडी जो है, ये मुझको फीलिंग भेज रही है, इतना है। मानी उस चेतना का अहंकार आप हो, आप उसका अहंकार हो, आप खुद का अहंकार नहीं हो। आप एक अहंकार हो, लेकिन उस अहंकार को समझने वाली चेतना बुद्धि के पीछे बैठी हुई है। वो डिसाइड करती है कि मुझे जलेबी खानी है, कि मुझे शराब पीनी है, कि मुझे गांजा पीना है। वो बोलेगी बुद्धि को, और बुद्धि इस बॉडी से उस काम को करवाएगी, और आप मना नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं मना कर पाओगे? क्योंकि आप हो कौन मना करने वाले? यू आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस। खैर छोड़िए, अपने मुद्दे पे लौट के आते हैं। सारे सेल्स एक माला के तरीके से पिरोए जाते हैं एक धागे में। वो धागा आपकी चेतना है, और वो मन के जो सेल्स हैं, उनकी खुद की चेतना है। वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं जो उनको करना है। जैसे कुत्ता, आपको लग रहा है क्या कर रहा है, ऐसे सड़क में घूम रहा है, अरे वो अपना काम कर रहा है भाई। आप पे भोजन पानी के चक्कर में आप पे डिपेंड है, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो। आप कभी जान ही नहीं पाओगे कि वो कर क्या रहा है। आप नहीं जान पाओगे कभी चींटी क्या कर रही है। आप सोच रहे हो कि वो ऐसे घूम रही है, सब कुछ कर रही। मच्छर, चींटी, तिलचट्टे, कॉकरोच, छोटे जीव, समुद्र के जीव, आकाश के जीव, सब अपनी अपनी रोल को प्ले कर रहे हैं, अपनी अपनी चेतना को अपनी अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग फीलिंग भेज रहे हैं। सारा का सारा ब्रह्मांड, पूरा का पूरा यूनिवर्स फीलिंग से चल रहा है। एक्टिविटीज इसलिए हो रही है क्योंकि फीलिंग बनानी है, सबको अपनी फीलिंग बनानी है। आपकी सेल्स जितनी है, सबको अपनी फीलिंग बनानी है, तो फीलिंग को भेजना है। एक चेतना दूसरी चेतना को टेक ओवर करती है अपनी फीलिंग के लिए, और दूसरी चेतना उसकी टेक ओवर में चली जाती है, क्योंकि उसको भी उस फीलिंग, वो फीलिंग बना रही है वो भी। सारा खेल फीलिंग का है। अब आप ये सोचिए, छोटी सी बात, कि आप वायरस को इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखते हैं, बहुत छोटा दिखता है। जैसी बॉडी स्थूल होती है, और जितनी ज्यादा स्थूल होती है, उसकी चेतना उतनी ही छोटी होती है। बॉडी जितनी सूक्ष्म, मिनिमम मिनिमम होती चली जाएगी, मिनिमाइज होती चली जाएगी, उसकी चेतना उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी। मनुष्य के तौर पे हम जिस चेतना का अनुभव करते हैं वो बड़ी, लेकिन वायरस जो कि बहुत छोटा है, उसकी चेतना हमसे बहुत बड़ी है। और सारा खेल चेतना का है, कॉन्शियसनेस का है। मैंने मैं आपको ये बताऊं कि एक दिन आप वायरस बन जाओगे, और एक दिन कोई दूसरी प्रजाति मनुष्य का रूप ले लेगी, तो आप कहोगे कि नहीं, प्रलय आएगी, प्रलय के बाद ये घटना घटेगी, पहले प्रलय आएगी। तो प्रलय आती है, लेकिन जैसी आपने एक इमेज बना रखी है प्रलय की, कि पत्थर टूटेंगे और पानी बहेगा और आग लगेगी, सब बरस जाएगा, सूरज यहाँ आ जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। प्रलय उसको कहते हैं कि प्रलय आपके लिए अलग होगी, और वायरस के लिए प्रलय अलग होगी। हर जीव की प्रलय अलग होती है। मनुष्य की प्रलय तब आएगी जब मनुष्य अपनी इस स्टेज को, प्राण ऊर्जा के इस स्टेज को, अपने आयाम को चेंज करके एक बेटर आयाम में चला जाएगा। लेकिन सब नहीं जाएंगे, सब लोग नहीं जाएंगे। वो जिनका इंटेलिजेंस उधर जाने के लेवल के पास होगा, आस पास होगा, वही ट्रांसफॉर्मेशन में भाग लेंगे।
बाकी निपट जाएंगे। इसी का नाम प्रलय है। हम इस फिजिकल बॉडी को कैरी कर रहे हैं इसलिए क्योंकि ब्रेन को फीलिंग बनानी है और हमारे पास कुछ इंटेलिजेंस, कुछ सेंसेस ऑर्गन है। जब हम अपनी खोज को, अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को और पैना करेंगे और मजबूत करेंगे तो धीरे धीरे हम आगे आने वाले समय में हमारी साइंस डेवलप होगी और जैसे जैसे हमारी साइंस डेवलप होगी हम इस बॉडी को हटा देंगे। जी हाँ, हम भोजन, पानी और श्वास, इस पे डिपेंडेंसी को खत्म कर देंगे। ये बॉडी का रोल खत्म हो जाएगा, सिर्फ ब्रेन रह जाएगा और हमारे ऐसे सेंसर ऑर्गन रह जाएंगे जो डायरेक्ट इंटरेक्ट करके फीलिंग को जनरेट कर सकें। फीलिंग मेन है, भोजन मेन नहीं है। भोजन, पानी, श्वास बॉडी को कैरी करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए, स्टेबल करने के लिए जरूरत पड़ती है इसकी। और ब्रेन इसलिए इसको मेंटेन करता है क्योंकि उसको फीलिंग इसके सेंसस ऑर्गन से मिलती है। अगर ब्रेन वही फीलिंग किसी दूसरे माध्यम से लेने लगेगा, बॉडी का रोल खत्म हो जाएगा। डायनासोर चले गए। डायनासोर क्यों? डायनासोर पर बहुत अच्छा टॉपिक है। डायनासोर एक बहुत अच्छा टॉपिक है। लोग कहते हैं कि डायनासोर थे कि नहीं थे। आपका तो सनातन धर्म इसको कैसे एक्सप्लेन कर पाएगा? ऐसे एक्सप्लेन कर पाएगा, जितना स्थूल शरीर, चेतना उतनी छोटी, और वो अगर कैरी फॉरवर्ड हो जाती है तो ठीक, नहीं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये उपनिषद कहता है। आपने नहीं पढ़ा, एक अलग बात है। इसी तरीके के अनर्गल बातें आप करते हो कि डायनासोर कहाँ से आए, उस तरीके। अरे बिग बैंग छोड़ी, ये अटाका पटाका जो आप बता रहे हो, सिंगुलरिटी थी, एक पटाका फूट गया, एक धमाका हो गया। एक धमाका हमको आप करके दिखा दीजिए अपने लैब में, जिससे आप एक साइंटिफिक चीज बना के दिखा दीजिए। धमाके से तबाही होती है, बनती नहीं है। विध्वंस होता है, सृजन नहीं होता धमाके से। ये सृष्टि का जो निर्माण हुआ है ये धमाके से नहीं हुआ है। बहुत साइंटिफिक तरीके से सृष्टि का निर्माण किया गया है। जब वक्त आएगा, अभी वो वक्त नहीं है, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा इसी वीडियो में आप सबके सामने कि कैसे सृष्टि के पहले क्या था और सृष्टि कैसे बनी और सृष्टि कैसे कैरी फॉरवर्ड होती है, फिर प्रलय कैसे आती है। एक छोटा सा मैं आपको एक, ये तो बात की बातें हो गई, मैं कभी जब मतलब मैं इसको जब वक्त आएगा तब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं। एक इशारा जिसको कहते हैं, सांख्य दर्शन आपने हमेशा पढ़ा होगा। बहुत लोगों ने बहुत वीडियो सांख्य दर्शन पे बना दी। प्रकृति से 24 तत्वों में प्रकृति से सबसे पहले उत्पन्न होने वाली अगर कोई चीज है तो वो है महत्व, यानी बुद्धि। अगर प्रकृति से सबसे पहले महत्व उत्पन्न हुआ है मेरे भाई, तो जीव कब उत्पन्न होगा? क्या महत्व ही जीव है? ये पॉइंट पकड़िए, इस पे रिसर्च करिए। मैं आपको एक पॉइंट दे रहा हूं बहुत छोटा सा, उपनिषद का पॉइंट भी नहीं है ये दर्शन का पॉइंट है। आपने कभी ये सवाल नहीं किया होगा कि सांख्य दर्शन में महत्व प्रकृति से सबसे पहले उत्पन्न होता है, तो जीव कहां गया? अभी तो जीव नहीं आया। एग्जैक्टली राइट। पहले बुद्धि आती है, फिर बुद्धि जीव को बनाती है, जीव बाद में आता है। ये बुद्धि डिसाइड करती है कि जीव कैसा आएगा। एक कुत्ता आएगा, वायरस आएगा, बैक्टीरिया आएगा, मनुष्य आएगा। अलग अलग ऊर्जा, प्राण ऊर्जा के अलग अलग आयाम होते हैं। बुद्धि उसी आयामों के आधार पे स्ट्रक्चर बॉडी का तैयार करती है। मनुष्य का अलग फीलिंग होती है, मनुष्य की फीलिंग अलग होती है, उसकी बुद्धि अलग होती है। ये सिस्टम है। तो आप इंटेलिजेंट हैं, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट वायरस है। जब आप इंटेलिजेंट हो जाओगे तो सोचिए कितना अद्भुत दृश्य होगा। यानी आज इंसान हजारों साल बाद आने वाले इंसान को, जो खुद एक वायरस है, उसको माइक्रोस्कोप लगा के देख रहा है, अपने को ही देख रहा है, यानी उसका अपडेट वर्जन वायरस। आप जैसे जैसे इंटेलिजेंट होते जाएंगे, आपकी ये बॉडी की जो स्थूलता है वो कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा हैवी चेतना होती है, इंटेलिजेंस उतने ही फिजिकल मटेरियल को कम यूज करती है। और जितनी मोटी चेतना होती है, भारी चेतना,
उतना इंट्रैक्शन यानी ज्ञानेंद्रियां उतनी ही कमजोर होती हैं। जिसकी ज्ञानेंद्रियां कमजोर होंगी उसका इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा बेकार होगा, जिसकी इंटेलिजेंस बहुत मजबूत होगा उसकी ज्ञानेंद्रियां बहुत एक्टिव होंगी, और उन ज्ञानेंद्रियों को मटेरियल की जरूरत उतनी ही कम पड़ेगी फीलिंग को बनाने के लिए। कहां से हम लोग चले थे वायरस से और हम लोग कहां पहुंच गए इंटेलिजेंस में। तो मनुष्य महाबली नहीं है, वायरस महाबली है। और जब आप अपने को अपडेट कर लोगे आप भी बैक्टीरिया और वायरस बन जाओगे, नो डाउट। और उसकी टेक्नोलॉजी बहुत हैवी है। अगर एक कोई ऐसा यंत्र बन जाए जिससे आप वायरस की दुनिया में चले जाओ, जाकर के देखना आप शून्य हो वहां पे। इतना हैवी उसके पास स्ट्रक्चर है, इतना साइंटिफिक एनवायरनमेंट है उन लोगों के पास कि आपकी इंटेलिजेंस वहां के लिए रद्दी है। सोचिएगा, इस पे गौर करिएगा और उपनिषद को साइंस की तरीके से पढ़ने की कोशिश करिएगा। उसके मंत्रों को याद करने की दिक्कत आप ना करिए, अपना समय नष्ट करेंगे और कुछ नहीं। आज उन मंत्रों की जरूरत नहीं है, आज उस साइंस की जरूरत है जो उपनिषद में छिपा हुआ है। यंग जनरेशन को उसके मंत्र मत याद कराइए, उनका भी समय खराब होगा, उनका भविष्य खराब होगा। उस मंत्र से वो कुछ नहीं कर पाएंगे, बेकार हो जाएंगे। उसकी साइंस बताइए कि क्या साइंस हम कैरी कर सकते हैं उपनिषद से और उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। धन्यवाद।